कंक्रीट के जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, उसके बारे में हमने बात की अपने पहले वीडियो में, जो कि ये ऊपर दी हुई लिंक में आप जाके देख सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं लेक्चर 2 में, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंक्रीट के यूज़ के बारे में। जैसे कि कंक्रीट अब हमने बना लिया है, कंक्रीट बनने के बाद में उसका सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है, कंक्रीट की वैसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो कंक्रीट को यूज़ में लाने के लायक होती है। जैसे कि उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी का डेफिनेशन बहुत सारा है, लेकिन उसका सबसे इजी मतलब ये है कि कंक्रीट बनने के बाद में कितने इजीली हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे कि उसको वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे रखना और फिर वहाँ अच्छे से कॉम्पैक्ट करना, ये उसका एक प्रोसेस हो गया। तो अगर ये प्रोसेस आसानी से हो जाता है तो वो कंक्रीट की वर्केबिलिटी अच्छी है। जैसे कि कंक्रीट के ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम नहीं होना, कंक्रीट की कॉम्पैक्शन में प्रॉब्लम नहीं होना, मतलब कंक्रीट की वर्केबिलिटी अच्छी है। ठीक है, तो अब हमको वर्केबिलिटी पता चल गई, लेकिन वर्केबिलिटी का मतलब पता चला, लेकिन वर्केबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे? तो वो कंक्रीट का सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर टेस्ट होता है जबकि कभी कोई कंक्रीट बनता है, वो होता है स्लम कोन टेस्ट से। जैसे कि एक स्लम अपने पास फ्रस्टम रहता है, ये फ्रस्टम के ऊपर हम यहाँ से कंक्रीट पोर करते हैं साइड पे आने के बाद में, और उसके लेयर बनाकर फिर उसके अंदर टैम करते हैं यहाँ से कंक्रीट पोर करने के बाद में, और फिर उसके बाद में निकालते हैं। तो ये कंक्रीट का कुछ ऐसा निकालने के बाद में जैसे ही हम ये मोल्ड बाहर निकालते हैं तो कंक्रीट ऐसा होता है। फिर उसका ये जो हाइट रहता है हम उसको मेज़र करते हैं, इसके टिप पे एक पॉइंट लगा होता है, उससे उसकी हाइट मेज़र करते हैं, वो कितने डेप्थ पे गिरा है। कुछ कंक्रीट ऐसे ज़्यादा नीचे तक बह जाते हैं, मतलब लो स्लम, हाई स्लम, ये सब इसको ही स्लम वैल्यू बोलते हैं। मतलब कि कंक्रीट के जितने अलग अलग यूज़ होते हैं उसके हिसाब से उसका स्लम वैल्यू डिफाइन होता है। जैसे कि कंक्रीट अगर आरसीसी वर्क के लिए है, नॉर्मली आरसीसी वर्क के लिए कंक्रीट का रेंज होता है 80 टू 150 mm के बीच में। जैसे कि अगर रोड वर्क की बात करेंगे तो रोड वर्क में कैसा होता है कि उसके लिए सबसे कम स्लम की वैल्यू लगती है। जैसे कि मैं रोड वर्क के लिए बात करूँ तो 20 टू 40 mm है, बीम स्लैब्स के लिए 50 टू 100 mm, और हाँ, और वाइब्रेटेड कंक्रीट सबसे इम्पॉर्टेंट है 10 टू 25 mm। जैसा कि हमको पता है कि अभी कंक्रीट कोई बड़े मतलब एक हाई राइज बिल्डिंग के लिए लग रहा है, एक ऊपर स्ट्रक्चर के लिए, तो कंक्रीट ऐसा भी नहीं होता है कि यहाँ से कोई उठा के लेके जाता है, तो वहाँ कंक्रीट पंप करके लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो वैसा कंक्रीट अगर पंपेबल कंक्रीट है तो उसकी वर्केबिलिटी उसके हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। वर्केबिलिटी का जो मेन फैक्टर होता है वो वाटर सीमेंट रेशियो से होता है। जितना वाटर सीमेंट रेशियो कम रखेंगे उतना अच्छा अपना स्ट्रेंथ होता है। बट क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो एकदम भी कम कर देने की वजह से कैसा होता है कि उसका जो वर्केबिलिटी होता है उसके ऊपर फ़र्क आ जाता है। तो इसके लिए दोनों को मेंटेन करते हुए अपने को चलना पड़ता है। तो वैसे ही जैसे कि अब वर्केबिलिटी का ये स्लम कोन टेस्ट खत्म होता है, तो उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो सबसे पहले हमने अपना वर्केबिलिटी में ये बात कर लिया, फ्रस्टम के ऊपर रख के इसका स्लम कोन टेस्ट कर लिया। और फिर ये होने के बाद में कंक्रीट का दूसरा होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, जिसके अंदर कंक्रीट की डेंसिटी को उसकी एक्चुअल डेंसिटी के साथ में डिवाइड करके एक वैल्यू निकलती, उसकी अलग अलग निकलती। तो सबसे पहले हमने बात किया स्लम कोन टेस्ट की, दूसरा बात करते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, और तीसरा होता है वीबी टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट होते हैं तीनों। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में उसकी वैल्यू निकलती है, जो कि उसका एक अलग प्रोसेस है, मतलब कंक्रीट के बारे में उससे भी अपने को कंक्रीट की वर्केबिलिटी का ही डिटेल पता चलता है। उसकी रेंजेस होती है 0.95, 0.85, तो जितना ज़्यादा आता है अपना कॉम्पैक्शन फैक्टर का वैल्यू उतना कंक्रीट का ईज होता है। कंक्रीट का जैसे जैसे स्टिफ बढ़ते जाता है, 0.75 मतलब ज़्यादा स्टिफ है, 0.85 मतलब मीडियम स्टिफ है। तो ऐसे कंक्रीट का कॉम्पैक्शन फैक्टर है। फिर वी भी है, ए वेरी स्टिफ कंक्रीट के जो टाइप्स होते हैं उसके लिए वो टेस्टिंग होती है। तो ऐसे कंक्रीट के अलग अलग टेस्ट डिफाइन होते हैं। जैसे कि इंटरव्यू में आपसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो वर्केबिलिटी के स्लम कोन टेस्ट के ऊपर पूछते हैं। वर्केबिलिटी के जैसे कि अलग अलग कितने स्लम रिक्वायरमेंट है इस स्ट्रक्चर के लिए, अगर आपको स्ट्रक्चर हाई राइज पे भेजना है तो कितना कंक्रीट का स्लम होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में हमसे पूछते हैं। तो स्लम कोन, कॉम्पैक्शन फैक्टर और वीबी टेस्ट, हमने ये तीन कर लिए। अब इसके बाद में डिपेंड करता है कि आप कंक्रीट को किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि कंक्रीट को दो चीज़ों के लिए, जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि हमको स्ट्रक्चर में यूज़ करना है तो ठीक है, बट कंक्रीट को एज अ ब्लॉक के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं जैसे कि ब्रिक होते हैं, वैसे कंक्रीट के अलग ब्लॉक भी होते हैं।
तो कंक्रीट को उसके लिए तो उसका प्रोपोर्शन और उसका जो एग्रीगेट का रेशियो होता है और एग्रीगेट की साइज़ होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन उससे वो भी बनते हैं, कंक्रीट के ब्लॉक्स भी बनते हैं, वो भी हमको पता होगा कि उसमें जैसे उसकी डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, वो सब चेक करते हैं। मैं वो वाले कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ जो जैसे कि कंक्रीट का एक और होता है, जैसे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अगर कंक्रीट अपने साइट पे आता है, जैसे कि अभी आपको पता चल गया है कि कंक्रीट बन गया है, कंक्रीट बनने के बाद में आपके पास साइट पे है, तो साइट पे कंक्रीट जब आता है तो सबसे पहले उसका जो टेस्ट करते हैं, सबसे पहले ऑन साइट में कंक्रीट का टेस्ट होता है, सबसे पहला टेस्ट होता है वो उसका ये होता है, स्लम टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये स्लम टेस्ट होने के बाद में दूसरा टेस्ट होता है कंक्रीट का क्यूब फील करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कंक्रीट के क्यूब्स, ये ऐसे कंक्रीट के क्यूब्स रहते हैं 150 mm के, 150 बाय 150 बाय 150 mm के, उसके अंदर क्यूब भर के फिर उसके सैंपल बनाते हैं, ऐसे 3 क्यूब के 3 सैंपल बनाते हैं, जिसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, एक को 7 को, एक को 14 डेज़ को और एक को 28 डेज़ को, ऐसे उसके सैंपल्स डिसाइड करते हैं, फिर उनको लैब में भेजते हैं। मतलब कैसा होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर कास्ट हो रहा है उसके साथ में आपको पता भी चलता है कि कंक्रीट की प्रॉपर्टी, मतलब जो कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उस कंक्रीट के अंदर। जैसे कि ऑन साइट तुरंत चेकिंग करने के लिए हम स्लम कौन करके देख सकते हैं कि अभी कंक्रीट की वर्केबिलिटी कैसे यूज़ करने लायक है नहीं, लेकिन लास्टिंग में अपन जब बात करते हैं कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या होगा, तो पूरे स्ट्रक्चर के वेट करके फिर उसके ऊपर कुछ करने के पहले हम ये मेजर करते हैं कि 7 डेज़, 14 डेज़, 28 डेज़ पे इसका कितना स्ट्रेंथ अचीव होता है। जैसे कि उसका 7 डेज़ पे 60%, 14 डेज़ पे 90%, 28 डेज़ पे 100%, ऐसे उसका स्ट्रेंथ का क्लासीफाइड है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ 28 डेज़ में धीरे धीरे जैसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कंक्रीट की 14 डेज़ पे कितनी स्ट्रेंथ अचीव होगी, तो आप बोल सकते हो उसकी 90% स्ट्रेंथ होगी। फिर उसका क्यूब का टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ पता करते हैं हम लोग साइट पे जाने के पहले। तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जब आप इन सब टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलरली अगर आपने एक दिन में सिर्फ एक, जैसे कि आज की वीडियो में आपने कंक्रीट का किया, तो अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं समझी तो आप एक बार वीडियो वापस से देखो और फिर इंडिविजुअल हर टेस्ट के लिए 15 मिनट दो। आप अपने अलग से नोट्स बनाओ, उसके अंदर लिखो स्लम कॉर्न टेस्ट के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंट, जैसे कि फ्रस्टम की साइज़ क्या होती है, फिर उसके अंदर उसके स्लम की वैल्यूज़ अलग अलग क्या होती है, ठीक है। तो ये अभी आपको इतना समझ में आ गया, तो हम अभी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में या कभी उसके अंदर हम अपने मिक्स डिज़ाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कंक्रीट की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं IS 10262 से, जिसकी कि मैं वो स्टैंडर्ड तरीके नहीं बताऊंगा वो पूरे, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में रहे। तो आपको अभी ये कंक्रीट का पूरा लेक्चर होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में कर देना। जितने भी मैंने बेसिक और इम्पोर्टेंट मुझे लगे टॉपिक जो कंक्रीट के अंदर शेयर करने चाहिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसी के साथ अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक है सिविल इंजीनियर या कोई और ब्रांच का जो इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए मतलब आपके साथ में, तो आप वो कमेंट में कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।